अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, इस वक्त कई सारे अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है। ख़ासकर गज़ा में क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे, और उसके साथ ही जम्मू कश्मीर के रियासी में दहशतगर्दाना हमला हुआ है, उसमें 10 से ज़ायद लोगों के मरने की ख़बरें हैं। उसके साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हलफ़ बर्दारी तकरीब में अडानी और अंबानी जो है वो मौजूद थे, उसको लेकर कांग्रेस ने तंज़ कसा है। और उसके साथ भी बहुत सारी अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। तो नाज़रीन, देखते रहिए खबरनामा। जम्मू कश्मीर के रियासी में दहशतगर्दों ने ज़ायरीन से भरी बस पर हमला कर दिया है। खबरों के मुताबिक इस हमले में अब तक 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने पहले बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे बस चलाने वाले ड्राइवर को गोली लगी और बस पर से कंट्रोल खो गया, जिसके बाइस बस खाई में गिर गई। इस तरह के खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों का मुख्तलिफ़ अस्पतालों में जो है वो इलाज जारी है। और इस हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हमले में ज़ख्मी होने वाले यूपी के बलरामपुर के रहने वाले एक शख्स ने बताया कि शिवखोड़ी का दौरा करने के बाद वो लोग कटरा की तरफ जा रहे थे। जब बस ऊपर से नीचे आ रही थी तो एक दहशतगर्द ने सड़क के बीचों बीच फायरिंग शुरू कर दी। ड्राइवर को गोली लगने से बस खाई में गिर गई। वहीं कुछ और लोगों का कहना है कि तकरीबन 7-8 दहशतगर्द थे जिन्होंने हमला किया था। वहीं दहशतगर्दों ने तकरीबन 20 मिनट तक फायरिंग की। फायरिंग रुकने के बाद पुलिस आई और मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हमले के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया है और उन्हें हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखें और मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएं। वहीं इस घिनौने फ़ैल के पीछे जो भी है उसे जल्द सज़ा दी जाएगी। इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ ही मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी कहा है कि यात्रियों पर वहशाना दहशतगर्दाना हमले में मुलव्वस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। और इसको लेकर अपोजिशन रहनुमाओं ने उसको लेकर शदीद तनकीद की है, और जो दावे मोदी हुकूमत की तरफ से किए जाते रहे हैं कि सब कुछ कश्मीर में ठीक है, उसको लेकर अपोजिशन ने उन पर शदीद तनकीद की है। एक तरफ कल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था एनडीए सरकार का, और दूसरी तरफ रियासी में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 10 तीर्थयात्री मारे गए। हमें कहा जाता है, पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहां है वो शांति? किसके लिए है वो शांति? जो बाहर से मजदूर वहां काम करने जाते हैं उनके लिए शांति नहीं है। कश्मीरी पंडितों से पूछिए, वो नहीं मानते कि शांति आ गई। स्थानीय नागरिकों से पूछिए, वो नहीं मानते कि शांति आ गई। सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं, पर्यटकों के लिए शांति नहीं। मेरे राज्य राजस्थान से 10 दिन पहले 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। कहां है शांति? सिर्फ शांति के बारे में भाषण दे देना और अपनी पीठ ठोकना, अपनी छाती ठोकना कि साहब शांति ले आया मैं, उससे शांति नहीं आती। एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था, और तीसरी तरफ क्रिकेट चल रहा था। ये हो क्या रहा है? क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है? अब हम भी जानना चाहते हैं सरकार से। सिर्फ लफाजी करने से शांति नहीं आती। क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है। कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं, पर्यटक मांग रहे हैं, स्थानीय नागरिक मांग रहे हैं, सुरक्षा बल मांग रहे हैं, और हमारे तीर्थयात्री मांग रहे हैं। इसका जवाब देना होगा। अक्सरियत से महरूम रह जाने के बावजूद एनडीए इत्तेहादियों के सहारे कल नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हल्फ लेकर तारीख रकम कर दी। वो नेहरू के बाद दूसरे लीडर बन गए हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार वज़ारत उज़्मा संभाली है। ताहम मोदी के सामने नई मियाद के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना है। इस सिलसिले में पहला मरहला कलमदानों की तकसीम का होगा। इतवार को उनके साथ 72 वज़ीरों ने भी हल्फ लिया। हिंदुस्तान की तारीख में यह पहला मौका है जब मरकज़ में हुकूमत साजी के वक्त इतनी बड़ी तादाद में वज़ीरों ने एक साथ हल्फ लिया है, जिनमें 30 काबीनी वज़ीर, 5 वज़राए ममलिकत और 36 वज़राए ममलिकत शामिल हैं। और मोदी काबीना में ऐसे 2 लीडरों को भी जगह दी गई है जो कि न लोकसभा के मेंबर हैं और न ही राज्यसभा के। लेकिन ये भी एक बड़ी बात है कि मोदी काबीना में एक मरतबा फिर से जो है किसी भी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया गया है।
वही एनडीए की हुकूमत साजी पर अपोजिशन लीडरान की सख्त तनकीदों के दौरान बीजेपी के अंदर से भी जो है मुखालफत की आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो चुकी हैं। ये आवाज़ जो है बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हवाले से मोदी की गारंटी से बीजेपी को धोखा मिलेगा। वहीं अपोजिशन भी जो है लगातार तनकीद कर रही है और कह रही है कि देखना ये होगा कि ये हुकूमत कब तक चलती है। वही वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इंतखाबात के दौरान अडानी और अंबानी पर टेम्पू में भर भर कर काला धन कांग्रेस को देने का दावा किया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हलफबरदारी तकरीब में अडानी और अंबानी दोनों ही मौजूद थे, जिस पर जयराम रमेश ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म को उनका वो बयान याद दिलाया जिसमें वो अडानी अंबानी को लेकर कांग्रेस को निशाना बना रहे थे। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये साझा घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने उसी वक्त अडानी अंबानी की काला धन की जांच की मांग की थी, लेकिन आज वो मोदी जी के हलफबरदारी तकरीब में शामिल हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने मरकज़ी हुकूमत पर अंबानी और अडानी की मिल्कियत वाले ग्रुपों के तय जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया था। अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट सामने आई उसके बाद से कांग्रेस ने इस मामले की जांच जेपीसी से कराने का भी मुतालबा किया था, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने उसे कभी कबूल नहीं किया, बल्कि जिन्होंने भी पार्लियामेंट में अडानी अंबानी का मामला उठाया उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई ये तो हम सभी जानते ही हैं। नीट इम्तिहानात के नताइज में हुई गड़बड़ी के बाद मुल्कगीर एहतजाज का हवाला देते हुए तमिलनाडु के वज़ीर आला और डीएमके के सदर एमके स्टालिन ने मेडिकल कोर्सेस में दाखिले के लिए नीट के इम्तिहान पर पाबंदी लगाने के अपने मुतालबे का इयादा किया है। स्टालिन ने डीएमके हुकूमत की तरफ से कायम की गई जस्टिस ए.के. राजन कमेटी की रिपोर्ट भी शेयर की, जिसने नीट पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है क्योंकि ये गरीब मुखालिफ और समाजी इंसाफ के खिलाफ है। उन्होंने नीट के ज़िमनी असरात की रिपोर्ट अंग्रेज़ी और तमाम बड़ी हिंदुस्तानी ज़बानों में शेयर की है ताकि हर कोई उसे समझ सके। बता दें कि तमिलनाडु हुकूमत ने नीट से इस्तिस्ना का मुतालबा करने वाला बिल तमिलनाडु असम्बली से मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया था। वहीं तमिलनाडु के गवर्नर की तरफ से बेहद ताख़ीर के बाद अब जो है ये सदर की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है। गुज़िश्ता दिनों इज़राइल ने एक ऑपरेशन किया था अमेरिका के साथ, जो कि हम सभी जानते हैं कि नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप में 4 कैदियों को छुड़ाने के लिए 270 से ज़ायद अफराद का कत्लेआम किया गया था। अब जो है उसको लेकर एक और बड़ी ख़बर जो है वो हमास के अस्करी विंग ने जारी की है। हमास के अस्करी विंग ने दावा किया है कि इज़राइल ने नुसैरात कैंप में कार्रवाई के दौरान अपने ही असीरों को भी हलाक किया है। मीडिया को जारी बयान में उन्होंने कहा है कि नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप पर इस्राइली फोर्सेस के हमले में एक अमरीकी शहरी समेत 3 इस्राइली असीरान जो है वो मारे गए हैं। ये दावा अल-क़साम ब्रिगेड ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में किया है। इस्राइली फोर्सेस ने 4 असीरों को रिहा तो कर दिया, लेकिन हमले में कम से कम 274 फ़लस्तीनी जो है वो शहीद हुए। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने इस घिनौने नुसैरात कत्लेआम की मज़म्मत की है। वहीं जीसीसी के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदवी ने इसराइली हमले की मज़म्मत करते हुए इसे एक घिनौना और दहशतगर्दाना जुर्म भी करार दिया। जीसीसी की तरफ से एक बयान भी जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि यह हमला इसराइली काबिज़ अफवाज का असल चेहरा आया करता है और ये ज़ाहिर करता है कि वो तमाम बैनुल-अक़वामी कन्वेंशनों और इंसानी अक़दार की मुकम्मल पामाली करते हैं। आपको मालूम होगा कि किस तरीके से नुसैरात पनाह गुज़ीन के पर हमला हुआ था। इसके जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो न कोई देख सकता है, न उसे दिखाने की जो है वो इजाज़त यहाँ हो सकती है यूट्यूब की तरफ से। तो ये चीज़ें, ये वीडियोज़ जो है, ये तस्वीरें हम आपके सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल हो रही हैं जो वाज़ह करते हैं कि किस तरह के वो दरिंदे हैं, इसराइली दरिंदे किस तरह से जो है वो फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में जो है मुलव्वस हैं। सऊदी हुकूमत ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बग़ैर इजाज़त हासिल किए हज अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा पहुँचने वाले 3 लाख आज़मीन को मुक़द्दस शहर से बाहर निकाल दिया है। गुज़िश्ता बरस दुनिया भर से 18 लाख से ज़ायद फ़र्ज़ंदान तौहीद ने हज की सआदत हासिल की थी और रवां बरस जो ये तादाद है वो उससे कहीं ज़्यादा मुतवक्के है।
اس لیے سعودی حکومت نے بھیڑ سے بچنے، ہجوم کو قابو میں رکھنے اور آسانی کے ساتھ مناسک حج کی ادائیگی کے لیے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے تھے، جن میں سے ایک حج کے لیے NOC کا حصول بھی ہے۔ اس اصول و ضوابط کی خلاف ورزی پر سعودی سیکیورٹی فورسز نے 3 لاکھ سے زائد غیر مجاز عازمین حج کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے۔ اور اسی طرح سے گردن توڑ بخار کی ویکسین نہ لگوانے والے سینکڑوں حاجیوں کے اجازت نامے بھی جو ہے وہ منسوخ کر دیے گئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 1,71,000 سے زائد ایسے افراد کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے مکہ میں حج پرمٹ کے بغیر رہائش اختیار کی ہوئی تھی۔ یاد رکھیں کہ سعودی عرب میں ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے اور یوم عرفات 15 جون کو جبکہ عید الاضحیٰ 16 جون کو ہوگی، اور ابھی سے 13 لاکھ عازمین حج مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نتنیاہو کی جنگی کابینہ کے اہم رکن اور وزیر بینی گینٹس نے اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے حوالے سے اختلافات پر اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور خود کو وزیراعظم بنجامن نتنیاہو کی حکومت سے علیحدہ کر لیا ہے، جو کہ غزہ جنگ کے حوالے سے تشکیل دی گئی جنگی کابینہ کا حصہ تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے اپنے قریبی وزیر کے استعفے سے متعلق کہا کہ اس اقدام سے ان کی حکومت کو پارلیمنٹ میں برتری حاصل ہوگی، اس کے جانے سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔